हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का ये करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने रुपए का जो सिंबल है ये बदल कर अब ये कर दिया है, क्यों ऐसा किया, क्या वजह थी, क्या लड़ाई चल रही है, सब कुछ जानेंगे। पाकिस्तान का भी मामला जानेंगे, जहाँ पर ट्रेन हाईजैक हो गया था। एक अजीब तरह की घटना हुई और 2 दिनों तक हाईजैक रहा, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। उस संगठन के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। किस राज्य सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपए का सिंबल, ये वाला जो सिंबल है उसको बदलकर ये कर दिया है? क्या नाम है इस राज्य का? आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने ये काम किया है और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ओके। तमिलनाडु की सरकार ने जो बजट अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया है 2025-26 का, वो रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है, ठीक है। अब सिंबल ये देखिए आप, ये था पहले और फिर अगले ही दिन ये वाला बना दिया। मतलब ये जो रुपए का सिंबल है ये तमिल भाषा में रू, जो जिस तरह से तमिल भाषा में लिखा जाता है वो कर दिया है। मामला क्या है? दरअसल नई शिक्षा नीति जो है ना, NEP, तो उसमें ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी है, उसको लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद चल रहा है, काफ़ी चल रहा है। दरअसल क्या हुआ था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये कह दिया था कि जो नई शिक्षा नीति है उसको पूरी तरह से लागू नहीं करेगा, उसको हम फंड नहीं देंगे। शिक्षा के लिए जो एक खास तरह का फंड दिया जाता है वो, उसी के बाद से विवाद चल रहा है। और ये जो ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है, तमिलनाडु, एक बार मैप के जरिए भी चलते हैं, तमिलनाडु को देखते हैं। प्यारा भारत है और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा ये है तमिलनाडु। यहाँ पर DMK की सरकार है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, ठीक है। तो देखिए सरकार ने क्या किया, यहाँ की तमिलनाडु सरकार ने ये काम किया है कि अभी 2025-26 का जो बजट है उसमें सिंबल ये बदलकर ये कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। तो ये तमिल भाषा में रू लिखा हुआ है, जैसे पहले लिखते थे ना रू, रुपए को शॉर्ट में रू लिखते थे, बाद में फिर ये वाला चलन में आ गया था। तो अब फिर से ये कर दिया है इन्होंने अपने बजट डॉक्यूमेंट में इन्होंने, ठीक है। अब सवाल ये होगा कि ये कब से इस्तेमाल किया जा रहा है और किसने ये डिज़ाइन किया था? तमिलनाडु के रहने वाले थिरु उदय कुमार, उन्होंने डिज़ाइन किया था और वो DMK के पूर्व विधायक के बेटे हैं। रुपए का ये चिन्ह देवनागरी लिपि और लैटिन लेटर R, तो उसको मिलाकर बना है और इस तरह से वर्टिकल लाइन में बना हुआ है। और भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को अपनाया था, ठीक है। तो उदय कुमार को RBI ने इसके लिए 2.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया था, ठीक है। किसने बनाया था? उदय कुमार ने बनाया था ये वाला साइन। लेकिन अब चूंकि विवाद चल रहा है लगातार, पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया था भाषा विवाद जो चल रहा है, तो अब स्टालिन ने क्या किया है, इन्होंने MK स्टालिन ने ये वाला इस्तेमाल शुरू कर दिया। क्यों किया है? देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला के मामले की वजह से। नई शिक्षा नीति जो है ना 2020 की, तो उसके तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी और इनमें से 2 भारतीय भाषा और 1 अन्य भाषा हो सकती। तो पहली भाषा स्टूडेंट को मातृभाषा यानी मदर लैंग्वेज, या वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है वो हो सकता है। जहाँ तक संभव होगा प्राइमरी एजुकेशन में इसी का इस्तेमाल होगा। दूसरी भाषा आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा होगी और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय या विदेशी भाषा होगी। हालांकि इसमें किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है, ये राज्य और स्कूल को ये आज़ादी दी गई है कि कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं, इस पर अनिवार्यता नहीं। लेकिन इसी को लेकर ये विवाद चल रहा था और बहुत ही बोल्ड, बहुत ही कठोर डिसीजन लेते हुए MK स्टालिन की सरकार ने अब जो बजट डॉक्यूमेंट है ना, वो पहले ये लिखा था, अब उस पर ये कर दिया गया है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, रुपए के साइन को लेकर काफ़ी अब विवाद ये खड़ा हो गया है। तो ये सवाल हो सकता है, काफ़ी चर्चा में है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका पूरा PDF जो है ना मैंने दे दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अगला प्रश्न लेते हैं पाकिस्तान वाला। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की, तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और उसमें 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स को लेकर। एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है और दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। बेसिक में
रेलवे, पुलिस, टीचर, एसएससी, स्टेट एसएससी, इन सब के लेवल का करंट अफेयर्स दिया जाता है, कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, उसमें 2 साल पहले के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक वीडियो मिलता है, टेस्ट मिलता है, पीडीएफ मिलता है, सब कुछ मिलता है आपके लिए। ठीक है, और पीडीएफ कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है, बहुत ही ढंग से होता है। ओके, एक तो ये एक और बिहार सिपाही का जो नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारी भर्ती है, 19,838, तो उसके लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है और पूरा सिलेबस ये सब कुछ कराया जाएगा। तो 201 रुपये में मात्र ये होली ऑफर चल रहा है, इसी वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगे उसके बाद, होली के बाद। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, 20 मार्च के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो पूरी टीम है हमारी, 21 मार्च से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, इसकी पूरी टीम तैयारी कराएगी। ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर आपके जानने वाले अगर कोई है तो जरूर ज्वाइन करेगा शार्प लर्निंग ऐप पर। ग्रुप डी का भी बहुत ही 210 रुपये में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। इंडियन ज्योग्राफी का पूरा कराया जा रहा है बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, यूपी पीसीएस 2025 का और 71st बीपीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन बैच 4, तो ये भी चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, किस पड़ोसी देश में अलगाववादी उग्रवादी समूह ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया और बचाव में जो सेना गई उसके कई जवान मारे गए? ये मार्च का मामला है। आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं। अब सवाल ये होगा अगला वाला कि ये हाईजैक किसने किया ट्रेन को? पूरी की पूरी ट्रेन को 2 दिन लगे सेना को छुड़ाने में, ट्रेन को और बंधकों को निकालने में। कौन सा संगठन है? BLO यानी बलूच लिबरेशन आर्मी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो ट्रेन किसने हाईजैक किया? तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया। ठीक है, किस ट्रेन को? ये सब आगे बताता हूँ मैं, एक मैप के जरिए देखते हैं हम। ठीक है, ये रहा अपना प्यारा भारत और ये हमारा पड़ोसी है जो थोड़ा बदमाश भी है, क्या है? पाकिस्तान। तो इसी का एक इलाका है, थोड़ा और बढ़ते हैं आगे जूम, और ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो आ रहा है और गायब हो रहा है, तो ये है बलूचिस्तान। यहाँ का एक राज्य है, यानी पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहीं पर ये घटना हुई है। ठीक है, किस ट्रेन को हाईजैक किया गया था? तो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया गया था। घटना कब की है? 11 मार्च की है और पाकिस्तान के काफ़ी सैनिक मारे गए इसमें। BLA क्या है? तो वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए एक सशस्त्र संघर्ष करने वाला एक संगठन है और इसको पाकिस्तान ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ। 36 घंटे बाद हाईजैक की जो घटना है उससे मतलब उस ट्रेन को वापस सेना ले पाई है पाकिस्तान की। एक वीडियो है जो बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस वीडियो को जो जारी किया है, और हुआ ये था कि ये जाफर एक्सप्रेस जो है ना वो पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही थी। क्वेटा से पेशावर करीब 500 के आसपास लोग थे और इसमें पैसेंजर के तौर पर पाकिस्तानी सेना और पुलिस के भी लोग शामिल थे। ओके, तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक इलाका है बोलान, वहाँ पर क्या किया? ट्रेन पर हमला किया, ट्रेन के इंजन को उड़ा दिया। पहाड़ी इलाका है, 17 सुरंग है और इसके चलते ट्रेन धीमी चलती है वहाँ पर, और इसी का फ़ायदा उठाया BLA ने, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने। ट्रेन पर हमला कर दिया और एक टनल था, टनल नंबर 8, उसी के पास ट्रैक को उड़ाया, फिर इंजन को उड़ाया और फिर BLA ने फायरिंग शुरू की। ट्रेन में सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस थी, तो इसके अलावा ISI के एजेंट थे, तो उन सब ने जवाब दिया, लेकिन BLA ने पूरे ट्रेन पर कब्जा कर लिया और कई सारे सुरक्षाकर्मी जो है ना सेना के, वो मारे गए थे उस समय और काफ़ी बंधकों को बंधक बना लिए। उसके बाद फिर छुड़ा लिया गया है अब वहाँ पर। और ये एक बार और मैं ये वीडियो दिखा देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ये जो है वो घटना हुई थी और भी ब्लास्ट देखेंगे आप किस तरीके से हुआ था। ये आगे जाकर ये ब्लास्ट हुआ यहाँ पर और उसी के बाद ये हुआ। पूरी दुनिया में ये खबर चारों तरफ रही। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये कहा कि भाई हमारे जो लोग पाकिस्तान ने बंधक बनाए हुए हैं उसको जो है वो छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर सेना ने ये कार्रवाई कर ली और फिर उसको अलग कर लिया, निकाल लिया। अब ये जो है बलूच लिबरेशन आर्मी जो है ना उसने
क्यों हमला किया था? देखिए, बीएलए की जो प्रमुख मांग है उसमें यह है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग किया जाए, मतलब पाकिस्तान इतना ही रह जाएगा। और देर न सबेर ऐसा लगता है कि हो सकता है। बलूचिस्तान से ही होकर चीन का CPEC प्रोजेक्ट, यहाँ पर जो बंदरगाह है उसका, ठीक है, पाकिस्तान का, तो वहाँ पर है करीब $500 अरब का प्रोजेक्ट है चाइना का वहाँ पर। और बलूचिस्तान की जो ये बलूच लिबरेशन आर्मी है ये विरोध करती है। उसका कहना है कि ग्वादर पोर्ट पर जो स्थानीय बलूच लोग हैं उसके अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी क्या है, यहाँ पर काफ़ी हमला कर रहा है ये बलूच लिबरेशन आर्मी BLA, और 1100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं पिछले 4 साल में। अब ये बलूच लिबरेशन आर्मी है क्या जो यहाँ पर ये एक्टिव है? ये इन लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस समय बलूच के लोग, यहाँ बलूचिस्तान के लोग इसको अलग देश के रूप में चाह रहे थे कि हम अलग देश रहें। लेकिन उनका कहना है कि उनकी बिना मर्जी के, वहाँ के लोगों की बिना मर्जी के उसको पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। और इसी वजह से बलूचिस्तान में सेना और यहाँ के जो वाशिंदे हैं, जो जिनमें बहुत सारे लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी में हैं, तो वो संघर्ष कर रहे हैं। और इनकी डिमांड है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। और ये संगठन करीब 1970 के दशक में अस्तित्व में आया था, लेकिन बाद में इसका प्रभाव काफ़ी बढ़ा है। पाकिस्तान का 44% भूभाग जो है ना वो यही है, ठीक है, बलूचिस्तान। पाकिस्तान का कितना? 44% इलाका ये है। जबकि इतने बड़े इलाके में पाकिस्तान की टोटल आबादी का मात्र 3.6% यानी 1.49 करोड़ लोग ही रहते हैं। इस ज़मीन के नीचे काफ़ी कुछ मिनरल्स हैं, तांबा, सोना, कोयला, यूरेनियम, इन सब का भंडार है, ठीक है। वर्तमान स्थिति का है वो देखिए, पाकिस्तान में बलोच अलगाववादी और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई चलती रहती है, और उसी का नतीजा ये देखने को मिला है कि ट्रेन को बंधक बनाया। और ये बहुत ही भयावह अध्याय में से एक होगा उसका, पाकिस्तान का, जो अब तक की जितनी बड़ी घटना हुई है उसमें सबसे बड़ी घटना के तौर पर इसको माना जा रहा है, इस पूरे घटना को जो BLA ने किया है। बलूचिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, और ये क्या है, उसकी सीमा अफ़गानिस्तान और ईरान से लगती है। हिंद महासागर का बहुत बड़ा जो लंबा तट है वो यहीं पर आता है। लेकिन पंजाबी और सिंधी वर्चस्व वाले इस पाकिस्तान में बलोच लोग जो है ना वो 2ym दर्जे के नागरिक हैं। जिस तरह से एक समय आपको पता होगा कि बांग्लादेश के जो लोग थे उनको 2ym दर्जे का मानता था पाकिस्तान, तब वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और जो विवाद हुआ उसी के बाद फिर 2ym दर्जे का माना और आखिरकार बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था। अभी हालात जो है ना वो कुछ ऐसे ही है। पाकिस्तान की सरकार और सेना यहाँ शोषण करती है यहाँ के लोगों के, यहाँ के संसाधनों का, ऐसा मानना है BLA का, ठीक है। तो ये पूरा मामला है। पाकिस्तान की बात कर लें एक बार और, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ हैं। राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, और राजधानी इस्लामाबाद है। और ये जो घटना हुई थी वो इस लोकेशन के आसपास हुई थी, सिबी एक जिला है उसी के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC को किस रत्न का दर्जा दिया है? आंसर का नवरत्न का दर्जा दे दिया है। तो 3 मार्च को ये फैसला किया, मंजूरी दी केंद्र सरकार ने। उसके बाद फिर प्रोसेस होता रहा, तो अब ये खबर आई है, ठीक है। कंपनी का जो टर्नओवर है ना वो क्या है साल का, तो अगर हम देखेंगे वार्षिक टर्नओवर ये 4,270 करोड़ रुपए के आसपास का है। ये रेल मंत्रालय का एक CPSE है, यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है ये, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 1999 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ओके, ठीक है। IRCTC की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक और प्रश्न लेते हैं हम कि केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC उसको किस रत्न का दर्जा दिया है? हम बात कर रहे हैं अब IRFC की। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो IRCTC का था। इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर नवरत्न होगा, ठीक है। तो इसको मिल गया है ये दर्जा, और टर्नओवर
इसका अगर हम कहेंगे तो 26,644 करोड़ रुपए के आसपास है। इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1986 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो जो नवरत्न है ना, उसका दर्जा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग देता है। कौन देता है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट है सार्वजनिक उद्यम विभाग, तो वही देता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, नवरत्न का दर्जा मिल जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क बहुत पड़ता है। उसमें क्या होता है कि वो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बहुत सारे फैसले लेने के अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल बहुत सारी आज़ादी मिल जाती है कि हर चीज़ के लिए सरकार से नहीं पूछना है, हर चीज़ के लिए रेलवे मंत्रालय से नहीं पूछना है कि हम क्या ये काम कर लें, क्या ये ऐसा कर लें, तो नहीं, एक लिमिट जो है ना वो मिल जाती है कि नहीं, इससे ज़्यादा आप यहाँ तक कर सकते हैं। ऐसा ही महारत्न का भी होता है। महारत्न में बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है इन कंपनियों के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो देश भर में जो नवरत्न कंपनियां हैं वो कौन कौन है। ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है और पीडीएफ में भी मैंने आपको दे दिया है। और अभी अगर देखें अभी के डेट में टोटल जो संख्या हो गई नवरत्न की वो 26 हो गई है। ठीक है, ये इतने सारे 26 हो गई है। ये सारा का सारा पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दिया है आपको। ओके, ये संख्या घटती या बढ़ती रहती है। ठीक है, आप कहेंगे बढ़ती तो है, घटती क्यों है भाई? कुछ महारत्न में चली गई तो इसकी वजह से संख्या घट जाती है, फिर कभी बढ़ जाती है क्योंकि नए नवरत्न बना दिए गए नए। ओके, अगर महारत्न कंपनियों की सूची देखेंगे तो महारत्न टोटल जो है ना वो 14 हैं इस देश में, और उसकी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पीडीएफ से आप डाउनलोड कर लेना ये चीज़ें। ओके, और देश में क्या है ना कि पीएसयू की और सीपीएसई की अलग अलग कैटेगरी है, जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगरी 1, मिनी रत्न कैटेगरी 2, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और ये नवरत्न का जो दर्जा दिया जाना है ना वो 1997 से शुरू हुआ था। ठीक है, नवरत्न का। अब महारत्न का दर्जा दिया जाना 2009 में शुरू किया गया था। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि अधिक विकास के अवसर मिलते हैं, प्रशासनिक स्वायत्ता मिल जाती है, निवेश और विलय के अधिकार बहुत सारे मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी शरत कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी? आंसर होगा टेबल टेनिस से। उनकी आखिरी जो प्रतियोगिता होगी वो चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में होगी, 25 से 30 मार्च को वो होगी। ठीक है, 2 दशकों तक उन्होंने खेला है और बहुत सारी उपलब्धि भी उन्होंने हासिल की है टेबल टेनिस के क्षेत्र में। वर्तमान में वो WTT रैंकिंग में दुनिया में 42वें स्थान पर हैं। 2003 में उन्होंने पहला अपना राष्ट्रीय खिताब जीता था। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक उन्होंने 11 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, 10 बार के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। टेबल टेनिस में खेल रत्न प्राप्त करने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, उनको 2002 में खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। 2019 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, ये रहा फोटोग्राफ। 2004 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, पूरा डेटा भी यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं? आंसर होगा मार्क कार्नी। क्या नाम है? मार्क कार्नी। ओके, इससे पहले कौन थे वहाँ के या अभी भी हैं वो, मतलब कुछ दिनों बाद ये शपथ ले लेंगे, तो उससे पहले वाले जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ठीक है, तो ये नए अब चुन लिए गए हैं, और चुनने का मतलब जनता ने नहीं चुना है, बल्कि उनकी जो पार्टी है ना, बहुमत वाली लिबरल पार्टी, तो उसी ने इनको चुन लिया है और अब वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। उनका जन्म हुआ था 1965 में, 59 ईयर के हैं। ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं और केंद्रीय बैंकर रह चुके हैं। 2008 से 2013 तक बैंक ऑफ कनाडा, फिर 2013 से 2020 तक बैंक ऑफ इंग्लैंड के चीफ रह चुके हैं वो। ठीक है, और 2008 में माना जाता है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी 2008 की, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उससे कनाडा को उभारने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो उम्मीद की जा रही है कि भारत और कनाडा के बीच में जस्टिन ट्रूडो के समय में, मैंने बता ही दिया नाम आपको, जस्टिन ट्रूडो के समय में जो विवाद हुआ था, तो वो विवाद अब खत्म हो सकता है। अब दोनों देशों के बीच में स्थिति बेहतर हो सकती है, यही उम्मीद की जा रही है।
ठीक है। एक बार कनाडा को देख लेते हैं मैप के ज़रिए। ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश की ओर, ठीक है। और उसी में ये सबसे उत्तर में उत्तरी अमेरिका महादेश में सबसे उत्तर में ये है कनाडा, ठीक है। यहाँ की आबादी तकरीबन 4 करोड़ है ये, ठीक है। इसकी जो सीमा है ना वो 3 क्षेत्र से अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक, और इसके अलावा आर्कटिक महासागर में भी फैला हुआ है, ठीक है। 10 प्रांत इसके समुद्र से ही जुड़े हुए हैं, 3 तरफ से ये समुद्र से है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर होगा राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, उसमें से महासंघ हटा दिया है, ओके। तो क्या नाम रखा जाएगा? नाम तो कॉमनवेल्थ गेम्स, अंग्रेजी में यही कहेंगे, क्या कहेंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स कहेंगे, ओके। तो ये मार्च में अभी ये फैसला लिया गया है, और उसकी सीईओ उनका यही कहना है कि ये बदलाव किया गया है अब, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी आईफा अवार्ड्स समारोह में किस मूवी को बेस्ट मूवी सहित सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड मिले हैं या उसने जीते हैं? आंसर होगा लापता लेडीज़। क्या नाम है? लापता लेडीज़। तो अभी हाल ही में हुए अवार्ड समारोह में किरण राव की जो पिक्चर है, ये सोशल ड्रामा फिल्म है लापता लेडीज़, उसने 10 अवार्ड ट्रॉफियाँ ये सब जीती हैं शानदार ढंग से, ठीक है। ये जो इवेंट था वो जयपुर में हुआ था मार्च में ही, और उसी में ये अवार्ड मिला है। तो कौन कौन से इसको अवार्ड मिले गए हैं? ये सारे अवार्ड मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किरण राव को मिला है लापता लेडीज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका में प्रदर्शन महिला का नीतांशी गोयल लापता लेडीज़ में। सहायक भूमिका का ये रवि किशन को मिला है, जो पिक्चर देखी होगी आपने ये वाली, उसमें वो पान चबाते रहते हैं, ठीक है, वो एक मिला है। सर्वश्रेष्ठ कहानी मूल श्रेणी में विप्लव गोस्वामी को मिला है इसी के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला प्रतिभा रांता को मिला है लापता लेडीज़ के लिए ही। संगीत निर्देशन का राम संपत मिला है। सर्वश्रेष्ठ गीत का मिला है प्रशांत पांडे को, और सजनी रे वाले जो सॉन्ग है उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा स्नेहा देसाई लापता लेडीज़ के, संपादन भी लापता लेडीज़ को मिला है जबिन मर्चेंट को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स यानी आईफा अवार्ड्स में बेस्ट परफॉर्मेंस इन आर लीडिंग रोल मेल की ट्रॉफी किसने जीती है? आंसर होगा कार्तिक आर्यन ने ये जीत ली है, और भूल भुलैया 3 में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ये उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। क्या है ये? तो बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल मेल, ये ट्रॉफी जीत ली है, तो कार्तिक आर्यन ने जीती है, ठीक है। अच्छा, कुछ तो अवार्ड मैंने पहले बता दिए थे, बाकी जो अवार्ड है आईफा का ये सारे के सारे अवार्ड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने T-72 टैंकों के 1000 HP, ये पावर की बात की जा रही है, इतना हॉर्स पावर, तो उसके इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन का समझौता किया है, सिग्नेचर करती है? आंसर क्या होगा? रूस, रशिया के साथ ये सिग्नेचर किया गया है, और इसके तहत ये होगा T-72 के जो इंजन है ना टैंक के, वो बदले जाएंगे। अब 1000 HP इंजन जो है वो लिया जा रहा है, और ये रहा फोटोग्राफ जो साइन किया गया इसमें, और ये रशियन एक कंपनी है रोसोबोरो एक्सपोर्ट, तो उसी के साथ ये डील साइन की गई है $248 मिलियन का। ये इंजन पूरी तरह से भारत में तैयार किए जाएंगे, असेंबल किए जाएंगे, या मतलब अर्ध तैयारी की स्थिति में होंगे ये, ठीक है। और ख़ास बात है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मतलब क्या है कि ये टेक्नोलॉजी भारत को दी जा रही है कि ठीक है इतने यूनिट आप बना सकते हैं ये इस तकनीक के ज़रिए, उसके बाद नहीं बनाएंगे, उसका फिर से इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन टैंकों का जो निर्माण है ना वो तो चेन्नई स्थित आर्मर्ड व्हीकल कंपनी में किया जाएगा, और फिर वो इंजन इसमें लगाए जाएंगे। देखिए अभी जो T-72 जो भारतीय सेना का मुख्य टैंक है उसमें 780 HP का यानी हॉर्स पावर 780 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है,
अब उसकी पावर और ज़्यादा किया जाएगा, उसमें 1000 HP इंजन से अपडेट कर दीजिएगा, ताकि LAC के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, चीन से जो सटा हुआ है, तो वहाँ पर सेना को बहुत पावरफुल टैंकों की ज़रूरत है। ओके, एक और टैंक तो बन रहा है, छोटा टैंक, लेकिन इसके पावर को और बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो ये अब ये किया गया है। T-72 टैंक की जो खासियत है वो यहाँ पर मैंने दे दी है। ये अधिकतम गति 60 किलोमीटर पर आवर है सड़कों पर, और कच्चे रास्ते पर 35 से 40 किलोमीटर पर आवर है। ओके, अभियान रेंज है इसका 420 से 600 किलोमीटर तक, वजन 41,000 किलोग्राम ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के लिए, मतलब भारत में किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, भारत के किस शहर में किया जाएगा? आंसर होगा न्यू दिल्ली में होगा ये, और तय हो गया कि इससे पहले मैंने बताया था कि भारत को मेज़बानी मिली है, लेकिन उस समय जो है वो शहर तय नहीं था। अब ये दिल्ली हो गया, नई दिल्ली में ये आयोजन किया जाएगा। कब का आयोजन? ये होगा 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये आयोजन किया जाएगा। भारत मंडपम या यशोभूमि, इन दोनों में से कोई, मतलब वहीं पर ये आयोजन होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण इवेंट होने जा रहा है आपके लिए, एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिडे का मुख्यालय कहाँ पर है? लॉजेन में है, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बन गई, तो किस कंपनी की चेयरपर्सन है? आंसर होगा HCL टेक्नोलॉजीज। ठीक है, शिव नाडर का नाम जानते हैं आप, तो उन्हीं की बेटी है रोशनी नाडर। ठीक है, तो 1982 में जन्मी है, और वो इनकी बेटी है। तो इन्होंने अभी अचानक कैसे बन गई सबसे अमीर महिला? तो ये शिव नाडर ने क्या किया, अपनी जो संपत्ति है ना उसका 47% हिस्सा वो अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसकी वजह से वो अमीर हो गई। ठीक है, सबसे अमीर हो गई। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही है। ठीक है, अच्छा, सबसे अमीर की बात करें तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स जो इंडेक्स है उसके मुताबिक मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय ये बताए जा रहे हैं। ओके, ये हालांकि ये बदलता रहता है, ऊपर नीचे आता रहता है। जैसे अभी आप ये देखेंगे, फिर कुछ वक्त के बाद बदल जाएगा ये आंकड़ा, कभी गौतम अडानी ऊपर हो जाएंगे। ओके, तो ये स्थिति, ये चीज़ें, इनकी बेटी या अभी ये सबसे अमीर महिला बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। विश्व किडनी दिवस 2025 में कब मनाया गया? आंसर होगा 13 फरवरी को। और थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है क्या आपकी किडनी ठीक है? समय रहते पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। यह है इस बार की थीम। और ये विश्व किडनी दिवस जो है ना वो हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और 2025 में ये 13 मार्च को मनाया गया। अगला क्वेश्चन लेंगे। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे। आंसर होगा मार्च का दूसरा बुधवार। और इस बार कब पड़ा है मार्च का दूसरा बुधवार 2025 में? तो 12 मार्च को ये पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी के लिए आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसके ज़रिए। और बिहार सिपाही भर्ती का बहुत ही कम प्राइस में ये चल रहा है, अभी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी ज्वाइन कराना हो, पूरे सिलेबस की तैयारी, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। ग्रुप डी के भी बैचेज हैं बहुत ही मामूली से प्राइस में। ये सारी छूट होली के बाद फिर ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान दें आप लोग। इंडियन ज्योग्राफी का स्पेशल बैच है, लाइव बैच है, वो भी चल रहा है। यूपी PCS का 75, BPSC का तो शानदार ढंग से चल रहा है। कई हज़ार बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, आप भी ले सकते हैं। और हाँ, एक और यूपी PCS का भी बैच चल रहा है प्रीलिम्स के लिए, GS फाउंडेशन बैच, जो ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।